हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और इससे पहले कि हम पढ़ाई स्टार्ट करें, 2-3 वीडियो से हम भूल जा रहे हैं अपना प्रचार करना। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है बच्चों, देखिए बेसिकली हमें इसलिए याद आ गया अभी कि प्रैक्टिस करने के लिए आप थियरी कितना भी पढ़ लें, थियरी आप कितना भी पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब्जेक्ट पे कमांड नहीं आती है, सब्जेक्ट पे कमांड नहीं आती है। सो इफ यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आप इतने क्वेश्चंस लगाइए, इतने क्वेश्चंस लगाइए कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए कि क्वेश्चन दें कहां से। ठीक, क्या करना है, क्वेश्चंस खूब सारे लगाने हैं। जितने क्वेश्चंस लगाओगे ना बच्चों, उतना कॉन्फिडेंस चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। एंड वन डे यू विल रीच एट द टॉप ऑफ द कॉन्फिडेंस। फिर आप कहेंगे कि मेरे सामने कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लाओ, मैं करके दिखाऊंगा। ये होता है कॉन्फिडेंस। मतलब क्वेश्चन आपके सामने आए तो ये दिमाग में नहीं, अरे यार ITF का आगे कैसे करेंगे, क्या करना है इसमें, नहीं। इतने टाइप के क्वेश्चन लगा लीजिए, इतने क्वेश्चन लगा लीजिए कि क्वेश्चन सामने आते ही आप अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक, और जैसा हम बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन लगाइए तो आप ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए कि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो कि क्वेश्चन याद रहे, इसका मतलब एग्जाम तक तो याद रहे। ऐसा नहीं कि आज लगाया कल भूल गए, रात गई बात गई वाला हाल मत हो। क्वेश्चन लगाइए तो कम से कम इतनी शिद्दत से लगाइए, इतनी शिद्दत से लगाइए कि क्वेश्चन आपको एग्जाम तक तो याद रहे ही रहे। मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब सॉल्यूशन आंसर नहीं आता है, ये याद रहे कि ये क्वेश्चन आपने लगाया हुआ है, कैसे करा था। वरना ये क्वेश्चंस करने का कोई, आप ये सोचिए कि आपने हर टाइप के क्वेश्चन लगा लिया, एग्जाम के टाइम में आपको वो ट्रिक्स, वो ट्रेंड्स, वो जो प्रोसीजर्स हैं वो याद नहीं आ रहे, कैसे किया था क्वेश्चन, तो फिर सारी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना जितना आपने फर्स्ट डे किया था। क्या फायदा, टेल मी, क्या फायदा हुआ? नहीं। तो क्वेश्चंस को सीरियसली लगाइए। ठीक, तो हम जैसा हम बार बार बोलते हैं कि भाई आप क्वेश्चंस को सीरियसली लगाइए, इतना सीरियसली लगाइए कि क्वेश्चन एग्जाम तक तो याद ही रहे उसका प्रोसीजर। और दूसरी चीज, एक्यूरेसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं बच्चों, एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज करोगे फंस जाओगे। ठीक, सिंपल सा मैथमेटिकल एक हम एनालिसिस अगर आपको दिखा दें कि अगर आपने अपनी एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज किया, अगर आपने अपनी एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज किया तो व्हाट ऑल कैन हैपन। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 क्वेश्चंस का पेपर आया, 100 क्वेश्चंस है उस पेपर में, आपको उस पेपर में से 75 क्वेश्चंस आते हैं। भाई देखिए हम टफ के पेपर का एग्जांपल लेते हैं, आप इन 75 क्वेश्चंस को जानते हैं। ठीक, कुछ को अच्छे से जान रहे होंगे, कुछ को करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन आप कर ले जाएंगे क्वेश्चंस, यू थिंक यू कैन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने स्टार्ट किया करना। ठीक, आपने 10 क्वेश्चन लगाए, 11वां क्वेश्चन आपने आता था, आपने उठाया और करते करते आप बीच में एक सिली मिस्टेक कर ले गए, सिली मिस्टेक कर ले गए। जैसे ही आपने सिली मिस्टेक की, देयर कुड बी टू पॉसिबिलिटीज, या तो आपको एक आंसर ऑप्शन मैच करता हुआ दिख जाएगा या कोई ऑप्शन मैच करता हुआ नहीं दिखाई देगा। जैसे ही अगर आपको गलत ऑप्शन दिख गया तो चलिए मान लीजिए आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, और अगर ऑप्शन मैच करता हुआ नहीं दिखाई देगा तो आप क्या करेंगे, आप टेंशन में आ जाएंगे। दोनों केसेस में लॉस है। पहले केस में लॉस ये है कि आपने इस क्वेश्चन को करने में जो भी 2-3 मिनट खर्च किए वो बर्बाद हो गए। ठीक, वो बर्बाद हो गए, नंबर नेगेटिव मिलेगा, 1 नंबर चला गया आपका। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपने पूरी मेहनत की, पूरी प्रोसीजर किया, नंबर कुछ नहीं मिला, 1 नंबर कट गया। दूसरी चीज, 4 मिनट आपके और गए जो अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करा, मतलब अब आप आगे वो 4 मिनट जो आप नंबर गेन करने में यूटिलाइज कर सकते थे वो आप नहीं कर पाएंगे। इससे बढ़िया होता कि आप 1 मिनट एक्स्ट्रा देते और इस क्वेश्चन को सही कर ले जाते। ठीक, लेकिन अगर आप ऑप्शन नहीं मैच किया तब तो बवाल, ऑप्शन नहीं मैच किया तो आप आ गए टेंशन में। अब टेंशन में आने के बाद आप क्या करोगे, गलती ढूंढोगे, गलती ढूंढेंगे। इन जनरल यही इंस्टिंक्ट होता है, अरे यार सब तो सही किया, कहां गलती होगी, ऐसा कैसे, फटाफट फटाफट फटाफट, और आपको पता भी नहीं चलेगा एग्जाम में हाउ द टाइम फ्लाइज। 4 मिनट आपने क्वेश्चन गलत सॉल्व करने में लगाया, प्लस आपने 5 मिनट और उसमें घुसा दिया गलती ढूंढने में। गलती नहीं मिलती, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आप गलती ढूंढ ले जाएंगे अपनी। कारण ये होता है बच्चों कि पता होता है ना कि वो गलती करोगे, तुम पता होगा कि वो गलती कर रहे हैं आप, वो गलती कर सकते हैं, तो गलती करते ही नहीं। अगर आप पहली बार इतने केयरलेस थे तो अगली बार भी भाई आपका दिमाग उस चीज को इग्नोर करेगा।
उस चीज को आपका दिमाग इग्नोर करेगा और आपको गलती नहीं मिलेगी। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आंसर मैच नहीं किया तो एक क्विक नजर मारो, गलती मिली नहीं तो फिर से कर लो। ठीक, इस केस में तो फिर भी आप बच जाते हैं कि 4 ही मिनट बर्बाद हुए। इस केस में आपका 4 मिनट तो गया ही गया और 5 मिनट ढूंढने में चला जाएगा। और इसकी कॉन्सिक्वेंसली होगा क्या कि 75 में से अब आप 14 क्वेश्चन पे आ गए। केवल एक क्वेश्चन में आपकी सिली मिस्टेक की हम कैलकुलेशंस बता रहे हैं, एक क्वेश्चन में सिली मिस्टेक की हम बात कर रहे हैं। 74 में से 75 क्वेश्चन पे आप आ गए। प्लस आपने अगर इस केस में है तो आप एक क्वेश्चन और कम कर पाएंगे, क्यों, एक तो गलत कर दिया तो 74 हो गया, एक 4 मिनट जो बर्बाद किए एक और कम करोगे तो 73। मतलब इनफैक्ट एक सिली मिस्टेक आपको 2 क्वेश्चंस का नुकसान करवा देती है। अभी केवल इतना नहीं है, ये तो आइडियल कंडीशंस में है। अभी ये भी हो सकता है कि आप और पैनिक में आ जाएं, आंसर क्यों नहीं आ रहा, ओ माय गॉड, ये वो, या टाइम कम है, ज्यादा क्वेश्चंस हैं, आप और गलती, आपकी टेंडेंसी बढ़ती जाती है गलती करने के लिए। विद एवरी सिली मिस्टेक योर टेंडेंसी टू कमिट मेनी मोर मिस्टेक्स इंक्रीजेस। इसलिए हम कहते हैं भैया पेशेंस की आदत डालिए, पेशेंस की आदत डालिए। क्वेश्चन उठाइए, धैर्य से करिए, गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आंसर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आना चाहिए। देयर इज नो सेकेंड अटेम्प्ट। ये सोच के चलिए कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हम कभी भी सेकेंड अटेम्प्ट नहीं लेंगे। या तो क्वेश्चन नहीं आता, दो ही कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स में। कहेंगे सर कौन सी 2 कैटेगरीज के? पहली कैटेगरी होती है क्वेश्चन आता है, दूसरी कैटेगरी होती है क्वेश्चन नहीं आता है। आप कैटेगरी डिसाइड करिए क्वेश्चन की। आपने डिसाइड कर लिया भैया क्वेश्चन आता है, तब क्वेश्चन आने की कैटेगरी में आ गया तो आपका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। इसी मतलब अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, यू कैन प्रैक्टिस इट। जल्दीबाजी करने की बहुत सारे बच्चों को आदत होती है, जल्दी देखती, अरे 125 क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन करने हैं, अभी तो बहुत टाइम है, ये है वो है, 75 क्वेश्चन करने हैं। बच्चे पैनिक स्टेट में चले जाते हैं और जल्दी जल्दी करने लगते हैं। अरे भैया IIT JEE के पेपर में जो 75 क्वेश्चन आते हैं ना, ऑल ओवर इंडिया में कोई 75 नहीं कर पाता है। 60-70 करके टॉप कर जाते हैं लोग IIT में, समझ रहे हैं? 60 क्वेश्चन करने का मतलब 240 नंबर, अंडर 100 रैंक। तो जब 75 में से 60 करने वाला अंडर 100 मार ले जा रहा है तो भैया काहे की टेंशन, काहे 75 क्वेश्चन करने के पीछे पड़े हुए हैं? बी पेशेंट, बी कॉन्फिडेंट, जो आता है वो करके आओ। हमारा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो आता है वो करके आओ। ज्ञान बहुत दे दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टारगेट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के हम लोग इसके आंसर्स निकालेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे और भी बहुत क्वेश्चंस करेंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ मच द टाइम परमिट्स। और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 आई थिंक, यस हाँ 2.1 डिस्कस करेंगे। लेट मी चेक, 2.1 ही है ना? हाँ 2.1 ही है मोस्ट प्रोबेबली, बट स्टिल इन क्वेश्चंस को करने के बाद विल बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज 2.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लेट मी रिवाइज सर्टेन थिंग्स टू यू। रिवाइज ये करना है कि देखिए साइन, कॉस, साइन, कोसेक एंड टैन, इनवर्स, इन सब की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2। डिपेंडिंग ऑन कि साइन है, कोसेक है, टैन है, आप इसकी वैल्यूज एंड ब्रैकेट्स क्लोज और क्लोज या ओपन रखते हैं। जैसे साइन में ये क्लोज रहेगा, क्लोज्ड -π/2 से π/2। कोसेक में भी क्लोज रहेगा -π/2 से π/2, लेकिन एक एलिमेंट हट जाएगा, कौन सा? इसके बीच में एक एलिमेंट आता है 0 जो नहीं रहेगा। और टैन में ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ठीक। और आपका कॉस, सेक एंड कॉट, ये 3 की रेंज हमेशा 0 से पाई होती है। इसका क्लोज्ड होता है, इसका भी क्लोज्ड होता है, लेकिन एक एलिमेंट π/2 हट जाता है इसमें से, और इसका ओपन होता है। यही रेंजेज आपको याद रखनी है, इसमें गलती नहीं करोगे आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, ठीक। बाकी हमने ग्राफ देके बताया था कि आप कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर रिपोर्ट नहीं करेंगे। यू विल नेवर रिपोर्ट आंसर विच बिलोंग्स टू
थर्ड क्वाड्रेंट 3π/2, पाई से 3π/2 वाला कभी भी नहीं रिपोर्ट करना है। दूसरी चीज, अगर जो नंबर हमने बीच में लिया हुआ है वो पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिपोर्ट होगा 0 से π/2। अगर नेगेटिव है तो साइन कोसेक और टैन का आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और कॉस सेक और कॉट का आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक, एंगल वही ढूंढना है आपको। तो जो सेकेंड क्वाड्रेंट वाले एंगल्स हैं, थर्ड क्वाड्रेंट वाले एंगल्स हैं, फोर्थ वाले, वो आसान है, -θ लगा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू सॉल्यूशन नंबर। क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। वैसे तो आपको आंसर दिख ही गया होगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो हमारा आंसर π/4 लिखोगे। बोर्ड में लिखना भी तो पड़ता है, कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे कि लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू थीटा। अब देखो, बार बार दोनों साइड साइन लेके लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार दोनों साइड साइन लेके लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि which implies that sin inverse of 1/√2 is equal to sin थीटा। दोनों तरफ साइन ले लिया हमने। साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है? साइन ऑफ साइन इनवर्स x is x, means 1/√2 is equal to sin थीटा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 1/√2 इज इक्वल टू व्हाट? साइन π/4। अब देखिए, यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखने होंगे। स्टार्टिंग में हम कहेंगे कि 1/√2 इज ए ग्रेटर देन 0 नंबर, पॉजिटिव नंबर है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के लिए अगर आपका x पॉजिटिव है, देन थीटा विल बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां पर चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कोसेक हो, कॉट हो या सेक हो, सब केस में अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो हमारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आएगा। ठीक, गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। देन थीटा विल बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्या है जिसके लिए हमें साइन की वैल्यू 1/√2 मिलती है? π/4। या फिर इसको आप ऐसे लिख दीजिए, मतलब ये साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन π/4। ठीक, तो ये आपका आ गया थीटा इज इक्वल टू π/4। और रीजन, सिंस 1/√2 इज पॉजिटिव नंबर, हेंस द थीटा विल बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। और रेंज भी लिख लीजिएगा। रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। देखिए, जब तक आपको याद ना हो जाए ये रेंज हर क्वेश्चन में लिखिएगा जिसकी रेंज आप यूज कर रहे हैं। कारण यह है कि बार बार लिखने से चीजें दिमाग में इम्प्रिंट हो जाती हैं, याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड वाला आपका है कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3। ठीक, चलिए बढ़िया। लेट cot inverse 1/√3 is equal to theta. This implies that, -1/√3, which implies that cot theta is equal to -1/√3। ठीक, अब देखिए, दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो हमें इसकी वैल्यू पता होती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर एंगल हमारा थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल π-θ होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल -θ होता है। 2π - θ या -θ, सेम थिंग। तो कॉट की रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ कॉट इनवर्स इज क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 to π, यही होती है। सिंस -1/√3 इज लेस देन 0, ये एक निगेटिव नंबर है।
therefore theta will belong to which quadrant? 0 to पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का तब होता है जब थीटा पॉजिटिव हो, जब वैल्यू पॉजिटिव होती है तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। जब वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो थीटा विल लाई ईदर इन सेकंड क्वाड्रेंट और इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। इसकी रेंज में फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं आता, इसकी रेंज में कौन सा क्वाड्रेंट आता है? सेकंड क्वाड्रेंट। मींस थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट और पाई बाई 2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई। इसके बीच का एंगल आपको रिपोर्ट करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्या है? पाई बाई 3। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल पाई बाई 3 होता है, जिसके लिए cot 1/√3 आ जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट का पाई बाई 3 एंगल होता है, जिसके लिए cot 1/√3 आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हमें पता चल चुका है कि एंगल क्या आने वाला है, तो हम कहेंगे कि ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू -1/√3 विच इज इक्वल टू माइनस cot पाई बाई 3। cot पाई बाई 3 की वैल्यू 1/√3 होती है विद माइनस साइन। इस माइनस साइन को अंदर एडजस्ट करिए तो हम कहेंगे कि cot ऑफ पाई माइनस थीटा, cot ऑफ पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल चला गया ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो ये पॉजिटिव था, अब ये निगेटिव हो गया तो ये माइनस प्लस हो गया, या आप इस माइनस साइन को अंदर ले गए तो ये पाई माइनस पाई बाई 3। देखिए हमारे कहने का मतलब ये है कि cot ऑफ पाई बाई 3 विद माइनस साइन की वैल्यू क्या आएगी? -1/√3 ये आएगी वैल्यू। अब हमें क्या करना है कि इसको हम ये लिखें या ये लिखें cot ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, ये दोनों इक्वल होते हैं। कारण cot पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसकी वैल्यू आएगी -cot थीटा माइनस cot पाई बाई 3। तो -cot पाई बाई 3 को आप ये लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो वही हमने लिख दिया। -cot पाई बाई 3 इज इक्वल टू cot ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। अब आपको मिल गया cot थीटा इज इक्वल टू cot पाई माइनस पाई बाई 3। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3। यही आंसर है। इसका आंसर आपका आया पाई बाई 4, इसका आंसर आया 2 पाई बाई 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं। अच्छे से समझिएगा बच्चों, हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू के क्वेश्चंस हैं इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है हम एक्सप्लेन करने में, लेकिन आगे इतना टाइम आपको मिलता नहीं है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको डायरेक्टली लिखने होते हैं। थर्ड वाला cos इनवर्स √3/2, ये तो डायरेक्ट है। क्या होता है cos इनवर्स √3/2? किस थीटा के लिए cos की वैल्यू 1/√3/2 होती है? किस थीटा के लिए cos की वैल्यू √3/2 होती है? 30 डिग्री। sin 30 हाफ, cos 30 √3/2। तो sin cos 30 की वैल्यू √3/2। चलिए वेरी गुड। लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। यहां से आपको मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 6 और 30 डिग्रीज। सिंस √3/2, देखिए बहुत सारी वैल्यूज आती हैं √3/2 के लिए। √3/2 के लिए cos की बहुत सारी वैल्यूज आप ले सकते हैं, लेकिन हमें रिपोर्ट कौन सी करनी है? जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लिखने से पहले सिंस √3/2 इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इंप्लाइज दैट थीटा बिलोंग्स टू व्हाट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। रेंज ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल। 0 to पाई का आपको एक ऐसा एंगल रिपोर्ट करना है जिसके लिए cos पॉजिटिव हो, 0 से पाई बाई 2। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाई 6, और थीटा है क्या आपका? cos इनवर्स √3/2। देयरफॉर cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू
π/6। हमेशा ध्यान रखिएगा इनवर्स के केसेस में आपका आंसर हमेशा, इनवर्स के केसेस में आपका आंसर हमेशा एंगल आता है, ठीक, हमेशा आंसर एंगल ही आएगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। आप इन सबको ट्राई कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर आपका आएगा, फोर्थ कर लिया, नहीं थर्ड किया हम लोगों ने, फोर्थ का आंसर आपका आएगा π/4 विद अ माइनस साइन। फिफ्थ का आंसर आएगा आपका π/6 और इसका आंसर आएगा π/8। ठीक, आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस को। 3 क्वेश्चंस हमने करा दिए, अब आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लीजिए, इन तीनों क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिए। कहेंगे सर बढ़िया है, आपने तो बहुत शाण पट्टी दिखा दी, आसान वाले बता दिए, कठिन वाले छोड़ दिए। बेटा ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है। ठीक, कैसे? इसमें तो आपको एंगल ढूंढना ही नहीं है ना, साइन tan इनवर्स ऑफ tan लिखा हुआ है, थीटा बस कहां ले जाना है, ये जो थीटा लिखा है ना इसको आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ले जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ ये कह रहा है tan इनवर्स ऑफ साइन -π/2। वेरी गुड, इसको थीटा मान लो, ऐसे इसके मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ, पहले तो ये बताओ साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 90 क्या होता है, 1, साइन -90 क्या होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन π/2। हमको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये तो प्रॉपर्टी होती है ना साइन की। साइन और tan के बाहर एंगल बाहर चला जाता है, माइनस साइन, कॉस में पॉजिटिव ही रहता है। ठीक, कॉस में माइनस साइन गायब हो जाता है, तो हम कहेंगे कि tan इनवर्स ऑफ साइन -π/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस साइन π/2। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। अब हम कहेंगे कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो ये हो गया -1। अब तो ये क्वेश्चन पहले 3 के जैसा दिख रहा है, अब तो ये क्वेश्चन पहले 3 के जैसा दिख रहा है। बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। -1 कैसा नंबर है, नेगेटिव। एंड रेंज ऑफ tan इनवर्स, रेंज ऑफ tan, देखिए tan इनवर्स की रेंज से हमें मतलब है, हमने भले tan थीटा लिख दिया, लेकिन रेंज किसकी लेंगे हम, tan इनवर्स की लेंगे। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, साइन, tan और कोसेक सब -π/2 से π/2, तो ये आएगा -π/2 टू π/2। इसमें ये दोनों ब्रैकेट्स ओपन होते हैं, मतलब एंड पॉइंट्स हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो रेंज ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 टू π/2 और नंबर हमारा निगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कैसा होता है, मतलब बेसिकली किसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव है, मींस थीटा बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और -π/2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 0। 0 से -π/2, -π/2 से 0 का आंसर रिपोर्ट करना है आपको। तो चलिए रिपोर्ट कर देते हैं। इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू -tan π/4। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर रिपोर्ट करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट वो वाला नहीं, नेगेटिव साइड से, उल्टी साइड से। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ -π/4 और थीटा इज इक्वल टू -π/4। tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा, थीटा इज इक्वल टू tan। देखो यहाँ पे ये लॉजिक मत लगा देना कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक n पाई प्लस माइनस थीटा वाला अल्फा वाला आंसर होता है ना, वो नहीं डालोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन यहाँ नहीं रिपोर्ट करते हैं हम। कारण ये होता है कि भैया जब हमारा जनरल सॉल्यूशन तब रिपोर्ट किया जाता है जब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस नहीं है, हम इनवर्स कर रहे हैं। इनवर्स में इसकी रेंज फिक्स होती है, इसके बाहर का आंसर आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक, गांठ बांध लीजिएगा, आपने गांठ बांध के ये गलती नहीं करनी है, जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखना। तो आंसर क्या आ गया,
-π/4। तो 4 क्वेश्चंस कर लिए हमने। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि कहां गया, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 13π/6। चलो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो देखिए जो 13π/6 एंगल है, ट्रिग्नोमेट्री बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। 13π/6 जो है, पहले इसको ढूंढते हैं कि ये लोकेट कहां करता है। देखिए क्वेश्चंस को जितना प्यार से करोगे ना, गलती नहीं होगी। हाँ, एग्जाम में प्यार नहीं दिखाना, एग्जाम में तो एकदम दुश्मन की तरह एकदम टूट पड़ने का, फुट डालो राज करो, क्वेश्चन से दोस्ती करो, उसको तोड़ो मड़ोड़ो, आंसर निकालो और फुट लो। ठीक, चलिए तो अभी हम क्या करते हैं कि 13π/6 एंगल जो है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क। क्वेश्चन ने, देखिए क्वेश्चन हम शुरू में भी पहले बोलते थे, अब तो बीच में बोलना बंद कर दिया। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि क्वेश्चन अपने आप में एक कहानी होता है। क्वेश्चन अपने आप में एक कहानी होता है, और कहानी वो अपनी खुद बताता है। आपको उसकी कहानी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा उकसाना होता है, थोड़ा उसको इरिटेट करना होता है, क्वेश्चन अपनी कहानी खुद बता देता है। क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्वेश्चन है किसका, इनवर्स का। किसके इनवर्स का, कॉस के इनवर्स का, गवर्निंग फंक्शन। तो हम ये कहेंगे कि आंसर हमारा, आंसर शुड लाई बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, 0 to π। कॉस इनवर्स की रेंज लेंगे हम 0 to π विद क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, चलिए हमारा आंसर 0 से पाई के बीच में ही लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्निंग फंक्शन कौन सा है, कॉस इनवर्स। कॉस तो मैनी वन वाला है। अब आते हैं एंगल की बात। तो ये जो एंगल है ना आपका, क्या ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है? तो कहेंगे नहीं भाई, ये तो 0 से पाई के बीच में नहीं लाई कर रहा है, ये बल्कि 2π से भी बड़ा एंगल है। 2π से भी बड़ा एंगल है। मतलब अब आप इसको ब्रेक करना स्टार्ट करिए। 13π को हम लिख सकते हैं 6π + 6π + π होल बाई 6। ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब आप डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 13π/6 है ना आपका, इसको हम लिख रहे हैं, तो ये आपका आएगा 6π/6 + 6π/6 + π/6। ठीक, ये आ गया। ये 6 कटा, ये 6 कहेंगे सर आप इतना क्या लंबा करें, 12π + π लिख देते हैं, पर ठीक है चलिए समझने के लिए। तो ये आ गया आपका पाई + π + π/6। एक्चुअली हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि किस क्वाड्रेंट का हमें एंगल चाहिए। ठीक, हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में से ही आंसर रिपोर्ट करना होता है। कॉस है मतलब हमें फर्स्ट और सेकंड का आंसर चाहिए होगा। ये क्या है, पाई + π + π/6। स्टार्ट करते हैं, 1π 2π π/6। क्या एंगल बचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कौन सा एंगल बचा, हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का π/6 बचा। ठीक, समझ में आया क्यों हमने ऐसा किया? क्यों? क्योंकि हमको आंसर 0 से पाई में चाहिए। ये पाई से बड़ा है, 0 से छोटा तो नहीं है लेकिन पाई से बड़ा है। हमें आंसर 0 से पाई में चाहिए, इसलिए हमने इसको ब्रेक किया। अब हम इसको लिखेंगे, तो ये आएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस। कितने पाई हटाने हैं, 2 पाई हटा दीजिए, एक पूरा सर्किल घटा दीजिए। हमको पता है कि 2π इंटरवल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, पीरियोडिक होते हैं विद पीरियड 2π, कॉस खास करके। तो यह आएगा कॉस ऑफ 2π + π/6। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π/6, कॉस 2π + थीटा, कॉस ऑफ 2π + थीटा इज कॉस थीटा। ठीक, अब बताइए क्या ये एंगल इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है? अगर नहीं लाई कर रहा होता, तो हम आंसर रिपोर्ट और मैनिपुलेट करते हैं। मान लीजिए -π/6 आ जाता, 2π - π/6, तो क्या करते हैं, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके जाते हैं। कहा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है,
तो ये आपका आ गया cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज π/6। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है आपका tan इनवर्स ऑफ tan 9π/8। ये सब आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं। tan इनवर्स ऑफ tan 9π/8 आंसर आएगा। चलिए रेंज ऑफ गवर्निंग फंक्शन कौन सा है? tan इनवर्स। रेंज ऑफ tan इनवर्स इज sin tan cosec -π/2 से π/2। tan एंड पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं होता है, -π/2। ये आंसर आपको रिपोर्ट करना है। अब अपने एंगल को देखते हैं। आपका जो एंगल है वो क्या है? 9π/8। इसको आप लिख सकते हैं कि भाई 8π प्लस π/8 और 8π/8 इज पाई प्लस π/8। पाई प्लस π/8 कहां गया ये एंगल? ये एंगल आपका चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर कभी रिपोर्ट करते हो क्या? इसका आंसर 3π/8 आएगा? नहीं, इसका आंसर 3π/8 नहीं आएगा। तब क्या आएगा? सोचिए। इसको आप लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan पाई प्लस π/8। किस क्वाड्रेंट का एंगल है ये? थर्ड क्वाड्रेंट का भी बताया ना। तो tan पाई प्लस थीटा इज व्हाट? tan इनवर्स ऑफ tan पाई प्लस थीटा क्या होगा? हम कहते हैं भैया पाई का मल्टीपल होता है तो tan में ही जाता है। रूल क्या है कि अगर π/2 का मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो हम इसके कॉन्जुगेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ले जाते हैं। जैसे cos π/2 प्लस थीटा इज sin थीटा, sin थीटा। और जो साइन होता है वो हम क्वाड्रेंट से डिसाइड करके लगा देते हैं। तो tan पाई, और अगर पाई का मल्टीपल होता है तो वो उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जाता है, टी कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाता है। तो उसी रेशियो में जाना है, तो tan पाई का मल्टीपल है तो यहाँ पे tan में जाएगा, और पाई प्लस π/8 है तो यहाँ पे सीधे सीधे π/8 आ जाएगा। अब डिसाइड करते हैं कि यहाँ साइन कौन सा लगाना है। तो क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो हम कहेंगे भैया इसका आंसर आप रिपोर्ट करिए π/8। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। tan π/8 थर्ड क्वाड्रेंट का जो भी एंगल आएगा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। जो भी एंगल आएगा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिपोर्ट करना है, एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का दिया हुआ है। देखो हम बहुत ज्यादा क्वाड्रेंट कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बात ऊपर से निकल रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। क्वेश्चन कठिन भले है लेकिन समझ से परे नहीं है। क्वेश्चन कठिन भले है लेकिन समझ से परे नहीं है। आप ये समझिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में आपने ध्यान दिया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, कि जब आप tan का लिखते हैं आंसर तो क्या आता है? n पाई प्लस माइनस अल्फा। n पाई प्लस अल्फा, यही एंगल होता है ना। या तो ये एंगल रिपोर्ट करो, ये एंगल रिपोर्ट करो, दोनों के लिए सेम ही आंसर आता है। दोनों के लिए सेम ही आंसर आता है। tan थीटा का ग्राफ भी देख लीजिए तो ये होता है tan 0 0 tan 90 इंफिनिटी। आगे जाते हैं, ये π/2 है, ये पाई है। तो ध्यान से देखिए, अब इस ग्राफ को हम छोड़ देते हैं। ये टाइम का ग्राफ है ना। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, जैसे हमने यहां से π/2 आगे बढ़े, π/8 सॉरी, ये जो एंगल हमारा है, थोड़ा और बड़ा ग्राफ बना देते हैं तब समझ में आएगा तो छोटे ग्राफ में क्या सोचना है। देखिए ये है आपका tan का ग्राफ,
पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और आगे बनता जाएगा। हमें थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल से मतलब है। तो देखिए पाई प्लस पाई बाई 8 की बात कर रहे हैं हम लोग, पाई प्लस पाई। हम बस इतना बताना चाहते हैं कि वैल्यू कैसे सेम आ रही है। तो अगर हम यहां पे पाई प्लस पाई बाई 8 की बात करें, पाई प्लस पाई बाई 8, ये एंगल कितना है हमारा, पाई बाई 8। तो पाई प्लस पाई बाई 8 कौन सी वैल्यू मिली, ये वैल्यू मिली, उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू देखिए। तो एग्जैक्टली सिमिलर ग्राफ है ना। तो ये इंटरवल कितना होगा, ये भी तो पाई बाई 8 ही होगा। वैसे ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, बताइए ये होगा या नहीं होगा। ये जो वैल्यू आ रही है y की, वही वैल्यू इसके लिए आएगी। मतलब जो tan पाई 9 पाई बाई 8 की वैल्यू है, tan पाई बाई 8 के बराबर होती है। बाकी सिंपल लॉजिक भी है कि tan ऑफ पाई प्लस पाई बाई 8, tan पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट tan पाई प्लस थीटा इज, पहले तो ये tan में जाता है, tan थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो प्लस ही रहेगा। ठीक, तो इसीलिए हमने tan पाई प्लस पाई बाई 8 को tan पाई बाई 8 लिख दिया, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा। तो ये हमारा हो गया पाई बाई 8 आंसर। ठीक, करना क्या होता है कि इस एंगल को आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेके आना होता है। यहां पर जो भी एंगल दिया हो, या तो आप इसकी वैल्यू लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan 3 पाई बाई 4। tan 3 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालनी है आपको। चलिए निकालते हैं। तो ये जो एंगल है वो कहां लाई कर रहा है, पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, यह है आपका 3 पाई बाई 4 एंगल। लेकिन tan की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अभी ये इसकी रेंज से बाहर है एंगल, तो सॉरी, tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाई 4, ये क्वेश्चन है आपका। तभी इनवर्स की रेंज से ये बाहर है, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। हमें पता है कि f इनवर्स ऑफ f x इज इक्वल टू x होता है, लेकिन अभी ये 1 फंक्शन ही नहीं है। अभी हमारा ये वैल्यू आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। ये वैल्यू इसकी रेंज से बाहर है, आउटपुट नहीं दे पाएगा ये। इसकी भाई इस पूरे फंक्शन की रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अगर आपने इसी x को बाहर रख दिया तो उसकी रेंज से बाहर चला जाएगा ना। अगर आपने इसी x को बाहर रख दिया, आपने 3 पाई बाई 4 लिख दिया, लेकिन tan इनवर्स की रेंज तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं है हमारा। अब क्या करेंगे, हम इस एंगल को बदलेंगे, हम इस एंगल को बदलेंगे और कोशिश करेंगे कि यह एंगल इसकी रेंज में आ जाए विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू, बिना इसकी वैल्यू को चेंज किए हुए। ठीक, चलिए देखते हैं। हमें पता है कि tan इनवर्स ऑफ, वैसे तो इसकी वैल्यू हमको पता होती है, लेकिन हम अब इसको लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे tan पाई माइनस पाई बाई 4, ये लिख सकते हैं, tan पाई माइनस पाई बाई 4। tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। अभी नहीं, पूरा आंसर नहीं है, मत करना, गलत बता रहे हैं। tan पाई माइनस थीटा, पाई का मल्टीपल है तो tan थीटा में जाएगा। और क्योंकि ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है, पाई माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट, tan पाई माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इट विल कम आउट विद अ माइनस साइन, इट विल कम आउट विद अ माइनस साइन। तो ये क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस tan पाई बाई 4। ठीक, अभी भी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, समझिएगा। इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan। अब अंदर तो tan चाहिए ना, इनवर्स लेने के लिए f इनवर्स ऑफ f चाहिए ना, ये माइनस साइन तो गड़बड़ कर रहा है, इसको अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan माइनस पाई बाई 4। अब आप वैल्यू लगा सकते हैं। क्या, क्यों कहेंगे सर इतना सब करके आप क्या कर रहे हैं, इतना सब करके हम इसकी इस वैल्यू को
इस वैल्यू को, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, इसको हम चेंज करके अब ये जो वैल्यू यहां लिखी हुई है, इन दोनों की वैल्यू सेम है, वैल्यू हमने कोई चेंज नहीं की है। ये जो वैल्यू अब आई है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गई है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अब आप सीधे लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारा आंसर है -π/4। 3π/4 आंसर नहीं था, क्यों? क्योंकि इसके रेंज में नहीं था। रेंज में क्या है? -π/4। तो वो वैल्यू ढूंढिए। हमको पता है कि इस रेंज में tan अपनी हर वैल्यू अटेन कर लेगा। एक तरीका तो यह भी था कि tan π/4 को tan इनवर्स -1 कर दीजिए, क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया ही था। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये हुए कुछ क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स जिसको कि हमने आपको सॉल्व करवाया। इन क्वेश्चन एग्जाम्पल्स को देख के आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। नाउ यू कैन अटेम्प्ट योर एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटली। ये चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा, थियरी बहुत ज्यादा है इसमें। एक्सरसाइजेस बस 3 ही है आपकी, 2.1, 2.2 और मिसलेनियस, तो चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन थियरी बहुत ज्यादा है, ध्यान से पढ़ना है, गड़बड़ करोगे तुरंत स्वाहा। ठीक, तो स्वाहा ना हो इसलिए हम आपसे कहेंगे भैया ध्यान से पढ़ो। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक अवर वीडियोज एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। चलिए बच्चों, बाय बाय।